हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज चैप्टर 1 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व किया था। आई होप आपने घर में सॉल्व करने की कोशिश की होगी। आगे क्वेश्चंस यू मस्ट हैव ट्राइड, बट फिर भी आई एम स्टार्टिंग नाउ विद क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10 न्यूमेरिकल। क्या कहा है इसमें, देखते हैं। हियर अ यूनिफॉर्म बार सपोर्टेड एट मिडिल पॉइंट O। ये मिडिल पॉइंट ओ पर इसे सपोर्ट दिया हुआ है। अ वेट ऑफ 40 GF इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। 40 GF का एक ये वेट है, और इसकी जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये कितनी है? 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, इट इज 40 सेंटीमीटर। ओके, टू द लेफ्ट ऑफ पॉइंट ओ। आगे वो कहता है, हाउ कैन यू बैलेंस द बार विद द वेट ऑफ 80 GF। अब 80 GF का एक और वेट है, वो कहाँ लटकाया जाए, कहाँ सस्पेंड किया जाए जिससे कि ये बार बैलेंस हो जाए, यानी इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो सपोज करो इस डायग्राम में x डिस्टेंस पर ऑन द अदर साइड आपने एक 80 GF का वेट हैंग करा दिया। ठीक है, ये आपने 80 GF का सपोज कीजिए वेट हैंग कराया है इसमें, तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम कंडीशन हो गई। तो बाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन मिल गई है तो इसका मतलब ये हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो एंटी क्लॉकवाइज तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। अब देखो जरा, इसका ये नीचे की तरफ इस तरीके से एक्ट कर रहा होगा ना, 40 GF। तो इस 40 GF की वजह से क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। अरे देखो ना, इस 40 GF की वजह से जो होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज होगा कि नहीं होगा? देखो, ये जो होगा ये एंटी क्लॉकवाइज होगा। ओके अबाउट। और 80 GF वाला क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। इसी तरीके से चलेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो गया? इट इज इक्वल टू, ये हुआ आपका 40 GF इंटू डिस्टेंस कितनी हो उसे, 40 सेंटीमीटर, तो 40 सेंटीमीटर ये हो गया। अब क्लॉकवाइज मोमेंट देख लेते हैं, तो क्लॉकवाइज मोमेंट कितना होगा? क्लॉकवाइज मोमेंट क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा कितना, क्या क्या दे रखा है हमें? वेट फोर्स तो दिया है ना, 80 GF। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर डिस्टेंस नहीं पता, तो हमने x सेंटीमीटर ले लिया। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो मतलब 40 इंटू 40 शुड बी इक्वल टू 80 इंटू एक्स। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया? 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 80। काटो, 40 टू ज़ा 80, और 2 से ये 20 टाइम्स। तो x इक्वल टू कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ओ। पॉइंट ओ से 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात? और अगर आप दूसरे एंड से देखेंगे तो क्या हो जाएगा? अब इधर से अगर ये डिस्टेंस 20 है और ये पूरा 50 का है, तो इधर से कितनी होगी? इधर से होगी 30 सेंटीमीटर अदर एंड से, और 30 सेंटीमीटर फ्रॉम अदर एंड, दूसरे एंड से क्या होगी? 30 सेंटीमीटर। और अगर उसी एंड, जिस एंड पर 40 GF का वेट रखा था, उसी एंड से मेजर करेंगे तो कितना होगा? ये यहाँ से यहाँ तक का कितना? 50, और फिर ये 20, कितना हो गया? 70। तो आप ये भी लिख सकते हैं कि 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेम एंड एट विच 40 GF was suspended। तो ये इसके आंसर हो गया। लेट्स चेक आंसर हियर। आंसर में क्या दे रखा है? बाई प्लेसिंग अ वेट ऑफ 80 GF एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर राइट ऑफ पॉइंट ओ। ये आपने दिखा दिया, ये 20 सेंटीमीटर है और राइट है। ये कैसे पता चला? ये आपने यहाँ पे दिखाया है, ये डायग्राम बनाएंगे तो उसमें आप साफ साफ दिखाएंगे कि ये राइट साइड में है। क्लियर? कोई डाउट इसमें नहीं है आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है?
यहाँ उन्होंने एक फिगर दिखाया है, कह रहे हैं फिगर 1.33 शोज अ यूनिफॉर्म मीटर रूल। ठीक है, ये रहा फिगर 1.33, एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है, यानी इसकी पूरी जो लेंथ है वो 1 मीटर और 100 सेंटीमीटर। ठीक है, फलक्रम है मिड पॉइंट पर, फलक्रम यही जिस पॉइंट पर बैलेंस किया जाता है उसको हम नाइफ एज या फलक्रम कहते हैं। ठीक है, एंड हैविंग अ वेट ऑफ 40 GF एट 10 सेंटीमीटर मार्क। 10 सेंटीमीटर मार्क पर ये 40 GF का वेट है एक। ठीक है, एंड 20 GF एट 90 सेंटीमीटर, और एक 20 GF का वेट है 90 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या है, इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम। पहला क्वेश्चन है क्या मीटर रूल इक्विलिब्रियम पे, अब हम लोग चेक करते हैं कैसा है या नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। अब देखो जरा, ये 0 से और मिड पॉइंट तक ये 50 है, ये 10 पर है, तो 10 से 50 तक कितना होगा, 40 सेंटीमीटर, तो ये डिस्टेंस हो गई 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसी तरीके से 50 से 90 तक कितना होता है 40, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी 40 सेंटीमीटर। क्लियर। अच्छा, ये वेट कितना दे रखा है, इट इज 40 GF, है ना, और ये वाला कितना हो गया, इट इज 20 GF। क्लियर। अब अगर आप देखें तो पॉइंट ओ के लिए जो 40 GF वाला है उसका रोटेशन होगा ये एंटी क्लॉकवाइज, दिख रहा है, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज लाइक दिस। ठीक है, जैसे यहाँ पर ये दिखाया है ना, क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज 40 GF। ठीक है, पॉइंट ओ के अबाउट। और 20 GF का कैसा होगा पॉइंट ओ के अबाउट, क्लॉकवाइज। तो अब हम यहाँ ये देखते हैं पहले कि ये जो मोमेंट्स हैं ये इक्वल है, अगर इक्वल है तो जरूर जो होगी वो इक्विलिब्रियम में होगी। तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कितना है, ये होगा आपका 40 GF इंटू कितने सेंटीमीटर है 40 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 4 16, तो 160 GF सेंटीमीटर। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट, क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा देखते हैं। वेट कितना है क्लॉकवाइज में 20 GF का, ये रहा, तो 20 GF इंटू जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ भी 40 सेंटीमीटर है, तो 40 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया 20 इंटू 40, चाहिए 160 नहीं होगा, ये 1600 होगा ना, 40 इंटू 40 था 1600 GF होगा, ये क्या होगा, इट विल बी 1600 GF, क्या होगा ये 1600 GF। ठीक है, तो साफ साफ लिख लेते हैं 1600 GF। ये कितना हो गया, 4 टू 8 और 2 जीरो आ गए, तो 800 GF सेंटीमीटर। तो ये हो गया 1600 GF सेंटीमीटर एंटी क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज हो गया 800 GF सेंटीमीटर। तो अभी आपको साफ साफ दिख रहा है कि सिंस एंटी क्लॉकवाइज, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, एंटी क्लॉकवाइज इज नॉट इक्वल टू क्लॉकवाइज। ठीक है, तो देयर फोर इट इज मीटर रूल इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, नॉट इन इक्विलिब्रियम। क्लियर है ये बात। तो पहले का आंसर तो आपने ये दे दिया। ठीक है, तो फर्स्ट का आंसर आ गया नो। उसने कहा था इफ नॉट हाउ विल द रूल टर्न, वो कैसे टर्न करेगी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि सिंस एंटी क्लॉकवाइज जो है वो क्लॉकवाइज से बड़ा है ना, एंटी क्लॉकवाइज कितना है 16 और 1600, और ये कितना है 800, तो 800 से 1600 बड़ा होता है। तो क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज बड़ा है तो इसलिए रूल जो होगी, मीटर रूल जो है विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसे टर्न करेगी, जो बड़ा होता है उसी की डायरेक्शन में हमेशा टर्न करते हैं, तो इट विल टर्न एंटी क्लॉक लाइक दिस। ओके, ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। नाउ इन सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट समझ में आया, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पहले हम कैलकुलेट करेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट कैलकुलेट करेंगे, फिर देखेंगे अगर दोनों इक्वल है तो इक्विलिब्रियम होगा, लेकिन यहाँ दोनों इक्वल नहीं थे तो इसलिए इक्विलिब्रियम नहीं हुआ। अब उसने कहा था अगर इक्विलिब्रियम नहीं है तो बताइए कि किस साइड में टर्न करेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट बड़ा था क्लॉकवाइज से, तो इसलिए रूल विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। नाउ सेकेंड पार्ट, तो सेकेंड पार्ट में क्या कहा है,
सेकंड पार्ट में कहा है हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 जी। अब रूल को वापस से अगर आपको इक्विलिब्रियम में लाना है तो इसके लिए 40 जीएफ का एक वेट उन्होंने दिया है, वो पूछ रहे हैं इसे कहाँ रखना है। ओके, तो देखते हैं कि ये कैसे होगा। अब देखो, अभी अभी हमने समझा था कि ये जो 40 जीएफ वाला है इसका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था और 20 जीएफ वाले का क्लॉकवाइज आ रहा था, और जो एंटी क्लॉकवाइज था वो पहले से ही क्लॉकवाइज से ज्यादा था। तो अगर मैं ये जो नया 40 जीएफ है, इस नए 40 जीएफ को भी इसी साइड हैंग करा दूं, तो क्या एंटी क्लॉकवाइज पहले से ज्यादा है, अभी ज्यादा वाले को और दे दो तो उसके पास तो और ज्यादा हो जाएगा, तो क्या बैलेंस हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मुझे पहले तो क्या करना है कि जो नया 40 जीएफ है उसको यहाँ पर कहीं हैंग कराना है। तो सपोज कीजिए कि मैंने उस नए 40 जीएफ को इस पॉइंट पर हैंग करा दिया, तो ये हो गया 40 जीएफ। ठीक, और इसकी पॉइंट ओ से अब उसने कहा है पोजीशन क्या होनी चाहिए, तो मैंने मान लिया कि ये पोजीशन जो है ये कितनी है, सपोज दिस पोजीशन इज एक्स। ठीक है, तो अब मेरे पास सब ये बैलेंस हो गई, तो बैलेंस हो गई मतलब बाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, बाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। देखो, समझना क्या होता है इसमें, यही समझना होता है कि जिस तरफ ज्यादा है पहले से, अगर आप उसी तरफ और दे देंगे तो बैलेंस कैसे होगा? ज्यादा वाले को और मिल गया, उसके पास और ज्यादा हो गया। तो जिसके पास कम था अगर उसको और देंगे तो वो एक बार एक टाइम ऐसा आएगा जब वो ज्यादा वाले के बराबर हो जाएगा उसके पास। तो 40 जीएफ का तो पहले से ज्यादा था ना एंटी क्लॉकवाइज वाला। अभी अगर आप ये नया 40 जीएफ भी उसी तरफ लटका देते तो इसका भी एंटी क्लॉकवाइज हो जाता, तो फिर तो हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हो पाता। हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पहले से ही ज्यादा था तो हमें इसे ऐसे सस्पेंड कराना था नए 40 जीएफ को कि इसका क्लॉकवाइज आए, तो हमने ऐसे कराया। अब इसका भी पॉइंट ओ के अबाउट क्या आएगा? क्लॉकवाइज आएगा। अब इसके लिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो गया? 40 जीएफ इंटू 40 सेंटीमीटर, ये तो हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट। ठीक है, ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या है आपका? क्लॉकवाइज में इस बार दो है, एक तो है 40 जीएफ जिसके साथ डिस्टेंस है एक्स जो हमें पता करनी है, और दूसरा प्लस करके 20 जीएफ और इसकी डिस्टेंस कितनी है? 40 सेंटीमीटर। तो अब ये क्या आ गया? यहाँ से आया कि 1600 इज इक्वल टू 40x प्लस 800। ठीक है, तो यहाँ से 40x इज इक्वल टू 1600 माइनस 800 इज इक्वल टू 800। ठीक है, तो 40x इज इक्वल टू 800 हो गया, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 800 डिवाइडेड बाई 40। काट लो, कितनी बार कटा? 20 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट, ये इसका आंसर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ओ। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अब अगर ये 20 सेंटीमीटर ओ पॉइंट से है तो फिर जिस तरफ 40 जीएफ का वेट लटका था उस एंड से कितनी पर होगा? तो जरा देखिए, 20 सेंटीमीटर ओ पॉइंट से था, और ओ पॉइंट से 20 है मतलब यहाँ पर है अगर, तो ये डिस्टेंस इधर से मेजर करो इस एंड से, तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? यहाँ से यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी? बताओ। ये सब पहले रब कर लेते हैं उसके बाद समझते हैं। अगर, अब समझो, यहाँ पर ये वेट यहाँ पर लटकाया नया 40 जी। ठीक है, ये रहा नया 40 जी, और इस एंड से डिस्टेंस मेजर करनी है, तो ये 50 और ये 20, टोटल कितनी हो गई? 50 प्लस 20 70 सेंटीमीटर। ठीक है, यही आंसर है, 70 सेंटीमीटर मार। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गई बात? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में समझते हैं क्या कह रहे हैं। यहाँ पर कहा है when a boy weighing 20 kgf sits at one end of a 4 meter long seesaw। तो एक तो ये मान लीजिए कि ये 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ हो गया, ये हो गया, इस 4 मीटर लॉन्ग सीसॉ है,
तो टोटल जो इसकी लेंथ हो गई यहाँ से वो कितनी हो गई, इट इज 4 मीटर। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं, देखो, अब फिजिक when a boy weighing 20 kgf sits at one end of a 4 meter long seesaw, it gets depressed at its end. How can it be brought to horizontal position by a man weighing 40 kg? तो मतलब अब क्या हुआ कि यहाँ पर एक एंड पर एक लड़का बैठ गया। ठीक है, वो जो लड़का था वो 20 kgf का था। ठीक है, 20 kgf का ये एक इंसान यहाँ बैठ गया, और सीसो जो होता है वो बीच में बैलेंस होता है, तो ये इस पॉइंट से, अब 20 kgf का जब ये ऐसे बैठा तो ये इसकी वजह से सीसो इधर घूमने लगा। ठीक है, मतलब इस डायरेक्शन में डिप्रेस हो गया, है ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब क्वेश्चन क्या है कि दूसरा एक इंसान है 40 kgf का, इसको किधर बिठाया जाए। तो अब देखो, अगर 40 kgf वाला भी इधर ही बैठ जाएगा तो उसका भी, अगर 40 kgf वाला सेम साइड बैठ जाएगा जिस साइड 20 kgf वाला बैठा है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में वो उसको घुमाने की कोशिश करेंगे, तो वो रिजल्टेंट क्या आएगा कि वो उसी डायरेक्शन में घूम जाएगा। अब हमको क्या समझना है कि अगर बैलेंसिंग पॉइंट के पॉइंट ओ के एक तरफ 20 kgf था, तो 40 kgf उसके दूसरी तरफ होना चाहिए, तो हमने 40 kgf को यहाँ पर बिठा दिया। ठीक है, अब जब इधर बिठाया तो ये क्लॉकवाइज मूवमेंट क्रिएट करेगा पॉइंट ओ के अबाउट, और ये डिस्टेंस हमें पता नहीं है, हमने मान लिया डिस्टेंस एक्स है। समझ में आ गई। और ये जो इसकी डिस्टेंस थी कितनी थी, 2 मीटर। क्लियर, क्योंकि ये मिड पॉइंट होता है इसलिए। तो अब जरा यहाँ देखिए क्या होगा, बाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, बाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या होगा, 20 kgf इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 40 kgf इंटू एक्स। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 40। 20 से 42 टाइम्स कर गया, 2 से 2, तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, 1 मीटर। क्लियर, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 1 मीटर फ्रॉम सेंटर। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, 1 मीटर फ्रॉम सेंटर। नाउ लेट्स सी द आंसर हियर। इफ द मैन सिट्स एट अ डिस्टेंस 1 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द बॉय, तो ये आपको अभी बताया ही था कि यहाँ पर बॉय जो है वो इस तरह इस साइड में बैठा था, और जो हमने नया मैन बिठाया 40 kg वाला वो उसके अपोजिट। क्लियर, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या है, अ फिजिकल बैलेंस हैज इट्स आर्म्स ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर and 40 centimeter. Okay. What weight kept on the pen of the longer arm will balance an object of 100 gf weight kept on the other pen? अच्छा, तो मतलब इसको समझते हैं क्या क्या कहा है। ये सपोज कीजिए एक फिजिकल बैलेंस का बीम, तो बीम होता है ना वो, अब क्या है कि इसकी जो जो आर्म है, मतलब जिस पॉइंट से इसको हैंग किया जाता है, तो ये हैंगिंग पॉइंट इसका ये है, दिस इज द हैंगिंग। ओके, ये डिस्टेंस कहा कि एक लॉन्ग आर्म है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, कहा है ये डिस्टेंस है 60 सेंटीमीटर। लॉन्ग आर्म की डिस्टेंस क्या है, लेंथ क्या है, 60 सेंटीमीटर, है ना, लेंथ ऑफ लॉन्ग आर्म है 60 सेंटीमीटर। और शॉर्ट आर्म की जो लेंथ है वो कितनी है, शॉर्ट आर्म की लेंथ है 40 सेंटीमीटर। ओके, अब लॉन्ग आर्म पर कितना वेट रखा जाए कि शॉर्ट आर्म पर 100 GF का जो वेट है वो बैलेंस हो जाए, तो यहाँ पर एक 100 GF का वेट है। ठीक है, अब यहाँ पर कितना वेट रखा जाए ताकि ये बैलेंस रहे, ये आपका क्वेश्चन है, डब्ल्यू यहाँ पूछा। तो ये डिस्टेंस आपको 60 दे दी, ये पॉइंट ओ हो गया, इस पे बॉडी को बैलेंस होना है, तो वही क्वेश्चन नंबर 13 में अब आपको क्या करना पड़ेगा, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाना भाई, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। ठीक, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट ये कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट शुड बी इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो अब इसका मोमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, और इसका मोमेंट क्या होगा 100 GF वाले का, क्लॉकवाइज। डब्ल्यू का एंटी क्लॉकवाइज और 100 GF का क्लॉकवाइज, किसके अबाउट, पॉइंट ओ के अबाउट। ठीक है,
तो अब रख लीजिए W इंटू 60 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 100 इंटू 40। ठीक है, तो W इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 100 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 60। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, और 3 से आप 100 को अगर डिवाइड देंगे तो इट विल कम आउट टू बी 33, सॉरी, यस 33.33 इंटू, ये वाला 2 भी था तो 33.33 इंटू 2, कितना हो जाएगा ये, इट विल बी नियरली 66.66 GF। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, यहाँ इन्होंने बताया है कि देर इज अ डायग्राम फिगर 1.34 शोज अ मीटर रूल वेइंग 100 GF। ठीक है, तो मतलब ये मीटर रूल है और इसका खुद का जो वेट है वो 100 GF। इट इज पाइवोटेड एट इट्स सेंटर ओ। ठीक है, ये अपने सेंटर ओ पर पाइवोटेड है। Two weights 150 GF and 250 GF hang at A and B respectively. Meter rules such that OA 40 centimeter, OB. Okay. Calculate total anti-clockwise moment about O, total clockwise moment about O, difference between them, and distance from O where a 100 GF weight should be placed to balance the meter rule. Okay. तो समझते हैं कि ये यहाँ पर कितनी सारी बातें इन्होंने एक साथ कह दी हैं, तो अब जरा आराम आराम से इनको समझते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये पॉइंट ओ है, इस पर मीटर रूल का अपना वेट एक्ट कर रहा है। पहली चीज, यहाँ पर एक वेट एक्ट कर रहा है, जो वेट है कितना दिया हुआ है, 100 जी। ठीक है, ये कितना है, 100। ओके, अब इसके बाद एक और चीज, उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या कहा है, फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का ये कहता है कि यहाँ पर टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो देखो जरा पॉइंट ओ के अबाउट, है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट कौन करेगा, 150 GF वाला ही तो करेगा। तो टोटल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट होगा आपका, देखो बताओ कितना होगा, 150 इंटू 40, कितना हो गया, 150 की 40 तो डिस्टेंस है ओ पॉइंट से, तो 150 इंटू 40 कितना हुआ, ये हो गया आपका 6000 GF सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि क्लॉकवाइज मोमेंट बताइए, तो क्लॉकवाइज मोमेंट क्या होगा, क्लॉकवाइज मोमेंट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इज इक्वल टू, अब क्लॉकवाइज के लिए कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है, देखो ये जो 100 GF का खुद का वेट था उसका एक ये कंट्रीब्यूट नहीं करेगा मोमेंट के लिए अभी, क्यों नहीं करेगा अभी कंट्रीब्यूट, क्योंकि अभी तो पॉइंट ओ के अबाउट निकाल रहे हो, पॉइंट ओ के अबाउट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा ये, तो कौन करेगा अब कंट्रीब्यूट क्लॉकवाइज के लिए, 250 GF ये वाला, इस तरीके से, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 250 इंटू 20, कितना हो गया, 5000 GF सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफरेंस निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड पार्ट में क्या कहा है, डिफरेंस बिटवीन देम, तो डिफरेंस कितना हो गया, हाँ भाई, डिफरेंस के लिए जानते हो क्या करते हैं, बहुत बड़ा काम, क्या करा जाता है, सीधे बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस कर देते हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में से क्लॉकवाइज को माइनस करो, तो 6000 माइनस 5000 कितना बचा, 1000 GF सेंटीमीटर, ये आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फोर्थ पार्ट इसका, कि वेयर शुड अनदर 100 GF वेट बी प्लेस्ड, तो अब एक और 100 GF का वेट है वो कहाँ लगाया जाए, ये अगला क्वेश्चन है। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि अब जो 100 GF का नया वेट है वो ये लगा दिया गया। ठीक है, और क्यों इसी साइड लगाया गया, ओके, क्योंकि यहाँ पर
एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट से क्लॉकवाइज मूवमेंट कम था ना, एंटी क्लॉकवाइज कितना था 6000 और क्लॉकवाइज था 5000, तो अब क्लॉकवाइज वाली साइड में लगना चाहिए, इसलिए हमने 100 GF का नया कहाँ लगा दिया, क्लॉकवाइज साइड में लगा दिया, तो इधर से ये क्लॉकवाइज ही तो होगा, तो ये क्लॉकवाइज हो गया। तो अब इसके बाद मान लीजिए, क्योंकि उसने कहा है कि ये बैलेंस हो जाना चाहिए, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन बन गई। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में बहुत सिंपल सी चीज होती है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 150 इंटू 40 एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हो गया, इज इक्वल टू क्लॉकवाइज में इस टाइम दो है, एक तो है 100 इंटू एक्स और दूसरा है 250 इंटू 20। तो अब टोटल कितना हो गया, ये हो गया आपका, सॉल्व करिए, 100x इज इक्वल टू 1000। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ओ। ठीक है, कितना आया, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट ओ। और राइट साइड में इसलिए क्योंकि राइट साइड में तो मोमेंट कम था, जिस तरफ का मोमेंट कम होगा उसी साइड लगाया जाएगा। क्लियर है ये बात, कोई डाउट इसमें? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है, a uniform meter rule of weight 10 gf is pivoted at zero mark, what moment of force depress the rule। अच्छा, तो अब यहाँ जरा समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 में फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, एक ये सपोज कीजिए मीटर रूल। ठीक है, तो ये मीटर रूल है और बताया था कि इसका जो वेट होता है वो कहाँ होता है, मिड पॉइंट पर एक्ट करता है। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पर इसको मान लीजिए फिक्स कर दिया गया है, यहाँ पर ऐसे कोई ये वॉल लगी है और ये वॉल से यहाँ पर फिक्स हो रखा है। ठीक है, एक तरफ से, अब एक मीटर रूल है, उसको एक एंड को फिक्स कर दिया, तो वो तो स्ट्रिप होती है ना पतली सी, तो एक एंड उसका अगर फिक्स कर दिया तो क्या होगा कि, तो यहाँ पर इसको फिक्स कर दिया, अब इसका वेट कितना है, इसका वेट है 10 GF। ठीक है, अच्छा ये वाला उसने क्या बोला है, यहाँ पर बताया है कि ये पॉइंट क्या है, 0 सेंटीमीटर मार्क है, तो ये वाला क्या होगा, इट विल बी 100 सेंटीमीटर। क्लियर, अब जरा देखते हैं कि इसका मोमेंट कितना होगा जो इसे डिप्रेस करे। तो इस पॉइंट 0 सेंटीमीटर के अबाउट ही तो ये इस तरीके से रोटेट होगी, ये वेट जो इसका है ये इसको नीचे की तरफ इस तरीके से तो खींचेगा, तो क्या होगा कि यहाँ पर जो फर्स्ट का आंसर होगा वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ फोर्स कितना निकलेगा, 10 GF इनटू, अब यहाँ से यहाँ तक ये सेपरेशन कितना है, सेपरेशन ओ पॉइंट से ये जो सेपरेशन है ये कितना है, 0 सेंटीमीटर से, और ये मिड पॉइंट होता है, तो ये सेपरेशन कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। तो ये आपका 10 GF इंटू 50 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 500 GF सेंटीमीटर। ये वो मोमेंट होगा जिस मोमेंट से जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप क्या होगी, नीचे की तरफ ऐसे एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट से रोटेट करने की कोशिश करेगी। ठीक है, दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट क्या है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट में ये कहा है कि हाउ कैन इट बी मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स। अब लीस्ट फोर्स अप्लाई करना है, तो लीस्ट फोर्स कब अप्लाई कर सकते हैं, आपको याद होगा बताया था, फोर्स तब मिनिमम या लीस्ट होता है जब जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो मैक्सिमम होती है। तो मतलब अब इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो, अगर फोर्स जो है वो अब ये नीचे की तरफ आ रहा है, तो इतना ही फोर्स इस पर ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो किस पॉइंट पर लगाया जाए, बात ये है। तो अब देखिए जरा कि इसकी लिए जो मीटर रूल है इसके लिए आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। अगर 0 सेंटीमीटर पर इसको आपने फिक्स कर रखा है तो आर मैक्सिमम या डिस्टेंस, आर मींस डिस्टेंस, आर डी उस किसी भी लेटर से प्रेजेंट कर सकते हैं, तो डी की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो 100 सेंटीमीटर की तो हो सकती है। 100 से आगे तो हवा में थोड़ी लगाकर आप रोक लेंगे इसको, आपको इस पर तो फोर्स लगाना पड़ेगा, और वो फोर्स कहाँ लगा सकते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो लीस्ट फोर्स का मतलब ये हुआ कि आपको अब क्या करना है, डी की वैल्यू लेनी है 100 सेंटीमीटर, और उसके बाद आपको इस एंड पर एक फोर्स लगाना है अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यानी अब एक एफ फोर्स लगाना है अपवर्ड। तो अब देखो जरा क्या होगा, यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लग जाएगा क्या, लगेगा ना, नहीं लगेगा। जब ये एफ फोर्स आपने ऐसे लगाया तो ये फोर्स कैसे रोटेट करेगा, ये फोर्स जो होगा प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग क्या करेगा,
प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट के अकॉर्डिंग पॉइंट ओ के अबाउट चलना है इसे, तो इस तरीके से तो रोटेट करेगा। और ये डायरेक्शन क्या होती है, ये डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती है, और 10 GF की डायरेक्शन क्या थी, एंटी क्लॉकवाइज थी, तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लग जाएगा। तो बाई प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स ये कहता है कि यहाँ पर एफ इंटू एफ की डिस्टेंस क्या है, पाइवोटेड पॉइंट से 100 सेंटीमीटर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, 10 इंटू 50 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 100 F इज इक्वल टू 500। तो यहाँ पर F की वैल्यू कितनी हो गई, 500/100, कितना आ गया ये, 5 GF। तो 5 GF का फोर्स अगर आप 100 सेंटीमीटर मार्क पर लगाते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसे आप आराम से बैलेंस कर सकते हैं बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 5 GF अपवर्ड्स। क्या कहा है उसने, अपवर्ड, हमने भी अपवर्ड दिखाया था, एट द 100 सेंटीमीटर मार्क। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हियर a uniform half meter rule can be balanced at 29 centimeter mark when a mass of 20 gram hung fro- from its one end। ठीक है, मतलब यहाँ पर अब ये क्या कह रहा है कि अब की बार क्वेश्चन नंबर 16 में जो मीटर रूल है वो एक्चुअली मीटर रूल नहीं है, हाफ मीटर रूल है। हाफ मीटर रूल का मतलब ये जो पूरी इसकी लेंथ है ये 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 29 सेंटीमीटर पर इसको बैलेंस कर सकते हैं, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो पॉइंट, बैलेंसिंग पॉइंट है, नाइफ एज जो लगा हुआ है, ये कहाँ लगा हुआ है, 29 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके एक एंड पर क्या किया गया, 20 ग्राम का वेट हैंग कराया गया है। अच्छा, 50 सेंटीमीटर टोटल लेंथ है, तो 25 सेंटीमीटर का ये पॉइंट रहा होगा, और 25 सेंटीमीटर वाले पर इसका अपना वेट डब्ल्यू एक्ट कर रहा होगा। डब्ल्यू क्या है, वेट ऑफ दिस रूल, हाफ मीटर रूल का जो वेट है वो डब्ल्यू है, ठीक है। और अब 20 GF इसके एक वेट, एक एंड से लटकाया गया है, तो 20 ग्राम मास को आप जो है इस साइड तो नहीं लटका सकते ना, लेफ्ट साइड, लेफ्ट एंड पर, क्योंकि लेफ्ट एंड पर क्या है, लेफ्ट एंड पर लेफ्ट साइड में ये जो फलक्रम है, ये जो नाइफ एज है, इसके लेफ्ट साइड में तो पहले से ही डब्लू है जो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट देगा। और अगर एक और वेट यहाँ पे इसी साइड लटका देंगे सेम साइड में, तो क्या होगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, उसने कहा है क्योंकि ये बैलेंस करते हैं, कैन बी बैलेंस्ड, तो इसलिए आपको 20 GF कहाँ पे हैंग कराना है, इस पॉइंट पर, तो इट इज 20 GF, ठीक है। अब ये डिस्टेंस, ये कितना था, 25 सेंटीमीटर का मार्क था, यानी ये जो मार्क था ये 25 का था और ये 29 है, तो ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच की कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई 4 सेंटीमीटर, कितनी हुई, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और फिर ये डिस्टेंस, रिमेनिंग डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, 21 सेंटीमीटर, कितनी हुई, 21 सेंटीमीटर। क्लियर। तो अब क्योंकि ये बैलेंस है, तो इन बैलेंस्ड कंडीशन क्या लगा सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा सकते हैं। तो इन बैलेंस्ड कंडीशन आप क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा सकते हैं, है ना। तो फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है, इस, ये डब्ल्यू का एंटी क्लॉकवाइज होगा इस बैलेंस पॉइंट के अबाउट, और 20 GF वाले का क्या होगा, 20 GF वाले का होगा क्लॉकवाइज। क्लियर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस कितनी है, 4 इज इक्वल टू 20 इंटू 21, यही तो हो जाएगा। तो यहाँ से W इज इक्वल टू कितना आ गया, W इज इक्वल टू आ जाएगा 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 4 5, 21 5 1 0, है ना। तो ये आ गया 105 GF। तो अब W क्या होता है, mg होता है, सिंस W इज इक्वल टू mg, mg कितना आ गया, 105 GF, यही तो आ गया। तो देयर फोर m कितना हो जाएगा, अब g से आप डिवाइड दे दें तो 105 ग्राम, ठीक है। दिस वुड बी द वैल्यू ऑफ m। क्लियर, यही दे रखा है। नाउ नेक्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है वो, इसके नेक्स्ट पार्ट में कह रहे हैं फाइंड द मास ऑफ हाफ मीटर रूल, ये हमने कर ही लिया, ड्रॉ अरेंज डायग्राम अरेंजमेंट, ये दोनों हो गए। फर्स्ट पार्ट में सिर्फ डायग्राम की बात थी, तो फर्स्ट पार्ट तो हमारा
डायग्राम बनाते ही हो गया था, एज वी हैव ड्रॉन दिस डायग्राम। सो फर्स्ट पार्ट ये था डायग्राम, सेकंड पार्ट ये था, ठीक है, ये जो सॉल्यूशन किया। अब थर्ड पार्ट, सी पार्ट देखिए इसका, ठीक है। सी पार्ट में क्या है, सी पार्ट थर्ड पार्ट में कह रहा है, in which direction would the balance point shift if 20 gram mass is shifted inside from one end। अब जरा बात को समझिए कि वो क्या कह रहा है यहाँ पर। वो यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर ये जो 20 ग्राम था, इसको इस पॉइंट की जगह अगर इधर कहीं हैंग कराते तो बैलेंस पॉइंट किस तरफ शिफ्ट, समझ में आ रही है बात। तो अब ये कैसे पता चलता कि बैलेंस पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होगा। तो देखो जरा क्या है कि अगर आप ये डिस्टेंस कम कर रहे हैं, ठीक है, तब पहले इतनी पूरी डिस्टेंस थी, अब अगर आप इस डिस्टेंस को कम कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये डिस्टेंस भी डिक्रीज करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है ना। आप देखें यहाँ पर, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो तो 1 मिनट, तो यहाँ पर इस बैलेंस में अगर आप देखें यहाँ पे इस हाफ मीटर बैलेंसिंग, अब वो क्या कह रहा है कि इस 20 GF वाले वेट को अगर आप इनवर्ड्स लाए, मतलब सपोज कीजिए आप इसको इस एंड से ये जो पॉइंट है इस पॉइंट तक ले आए, तो आपने यहाँ लाकर हैंग करा दिया। अब क्या होगा, अगर 20 GF ये यहाँ पर होगा तो फिर ये बैलेंसिंग पॉइंट किस तरफ शिफ्ट होगा, ये राइट वर्ड्स जाएगा यानी इस डायरेक्शन में, या फिर लेफ्ट वर्ड्स जाएगा यानी टुवर्ड्स 25 और अवे 25। ये उसका क्वेश्चन है। अब जरा बात को समझिए, हमने प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो समझा है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि अगर W1 एक वेट है और उसकी डिस्टेंस L1 है, और W2 दूसरा वेट है और उसकी डिस्टेंस L2 है, तो W1 L1 इज इक्वल W2 L2 होता है कब, जिस जब इक्विलिब्रियम होता है। इक्विलिब्रियम के टाइम पर W1 L1 और W2 L2 इक्वल होते हैं। ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, और ये क्या हो गया क्लॉकवाइज, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल होते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें तो W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू L2 अपॉन L1, ये आ जाएगा ना। अब ना तो आपने W1 चेंज किया ना आपने W2 चेंज किया, तो मतलब W1 अपॉन W2 अगर कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, मतलब इसमें कोई चेंज आप नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि L2 अपॉन L1 क्या हो जाना चाहिए, कांस्टेंट हो जाना चाहिए, है ना। तो फिर ये W1 अपॉन W2 एक कांस्टेंट हो गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि L2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाना चाहिए L1 के। प्रोपोर्शनलिटी समझते हैं, मतलब ये हुआ कि अगर L2 बढ़ेगा तो L1 भी बढ़ेगा और L2 कम होगा तो L1 भी कम होगा। तो अब देखिए जरा, जब ये पॉइंट एंड पर था, ठीक है, तो उस टाइम पर क्या था, उस टाइम पर जिस टाइम पॉइंट एंड पर था उस टाइम पर क्या था, जो डिस्टेंस थी ये मान लीजिए L2 है, तो L2 क्या थी, लार्ज थी, तो L1 भी लार्ज, L1 मतलब L2 जो भी थी उसके कंपैरिजन में ये L1 थी, ठीक है। अब क्या हुआ कि आप इसको यहाँ से उठाकर 20 GF को इनवर्ड्स ले आए, तो L2 जो है अब वो बस इतनी सी डिस्टेंस रह जाएगी ना, मतलब डिस्टेंस डिक्रीज हो गई। और अगर L2 डिक्रीज हुई तो L1 भी डिक्रीज होगी। L1 कब डिक्रीज होगी, जब ये जो बैलेंसिंग पॉइंट है किधर शिफ्ट हो जाए, टुवर्ड्स 25 सेंटीमीटर, तभी तो L1 डिक्रीज हो पाएगी। तो सिंस L2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1, तो इसका मतलब ये हो गया कि व्हेन L2 डिक्रीजेस L1 ऑल्सो डिक्रीजेस, ठीक है। और अगर L1 भी डिक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स 25 सेंटीमीटर, will shift towards 25 centimeter. Clear? Now let's move to next question. तो क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहे हैं, एक मीटर रूल है। Uniform meter rule of mass 100 gram is balanced on a fulcrum at 40 centimeter suspending an unknown mass m at 20 सेंटीमीटर मार्क। ओके, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले तो इसे।
ये है एक मीटर रूल, ठीक है। ये इसका अपना जो वेट है वो 100 ग्राम 100 GF है। अपना जो वेट है वो 100 GF है, ठीक है। इसको बैलेंस किया गया 40 सेंटीमीटर पे। वैसे तो ये 50 सेंटीमीटर होगा ये वाला मार्क, ठीक है। 40 सेंटीमीटर यानी यहाँ पर इसे बैलेंस किया गया है 40 सेंटीमीटर पे। ये मार्क क्या है, 40 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ इसे बैलेंस किया गया है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अब 100 GF इसके बैलेंसिंग पॉइंट के राइट में है। तो दूसरा जो मास सस्पेंड किया गया होगा एंड पर, वो कहाँ किया गया होगा, वो किया गया है एंड पर नहीं किया गया है। एक तो सॉरी 20 सेंटीमीटर पे किया गया है। ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि दिस मास इट इज सस्पेंडेड एट 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर यानी इस पॉइंट पर, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर एक मास m है ना। तो जो वेट हो जाएगा वो mgf हो जाएगा। तो mgf वेट ये हो गया। अच्छा, अब ये 40 है ये 50 है, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई, ये डिस्टेंस हो गई 10, ठीक है। ये डिस्टेंस 10 हो गई, 10 सेंटीमीटर। और ये 20 सेंटीमीटर, 20 और 40, ये डिस्टेंस कितनी हो गई, 20 सेंटीमीटर। 10 और 20 हो गई है, ठीक है। अब जरा बात समझते हैं क्या कह रहा है वो। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। बैलेंस्ड है तो वैल्यू ऑफ m जो फर्स्ट पार्ट में उसने कहा है कैसे निकलेगी, सिंपल वही प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाइए। एंड ये क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये क्या करेगा, क्लॉकवाइज। तो m इंटू 20 इज इक्वल टू 100 इंटू 10। तो m इज इक्वल टू क्या आ गया, 100 इंटू 10/20। काट लो, कितना आ गया, 50 ग्राम, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट आंसर। आगे वो क्या कह रहा है, टू विच साइड रूल विल टिल्ट इफ मास m इज मूव्ड टू 10 सेंटीमीटर। अब वो ये कह रहा है कि अगर इसको 20 की जगह यहाँ कहीं 10 सेंटीमीटर पे लगाया जाता, जो मास m है इसे 20 पर ना लटकाकर 10 पर लटकाते। तो अब इमेजिन कीजिए कि अगर जो है ये मास 20 की जगह 10 पर होता तो क्या होता। सेकंड पार्ट के लिए अगर मान लीजिए कि ऐसा हो, ये आपका 100 GF, ठीक है। ये बैलेंसिंग पॉइंट, ये 40, ये 50, और अब ये mgf है, लेकिन ये mgf जो है अब 10 पर है। ये क्या कितना हो जाता, 30 हो जाती, ठीक है। और ये वाली तो 10 ही रहती। अब क्या होता, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट निकालते हैं जरा। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इसकी वजह से होता, कितना आता, m इंटू 30 GF सेंटीमीटर। अच्छा, अब जरा m की वैल्यू कितनी आई थी वो डाल दें। ये कितना हो जाएगा, 50 इंटू 30, कितना हुआ, इट विल बी इक्वल टू 50 इंटू 30, 1500 GF सेंटीमीटर, ठीक है। यही तो हो जाएगा। और क्लॉकवाइज कितना हो जाएगा, क्लॉकवाइज निकाल लो। तो क्लॉकवाइज आपका जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये 100 वाली तो होगा क्लॉकवाइज। तो ये कितना हो जाएगा, 100 इंटू 10, कितना हो गया, 1000 GF सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 GF सेंटीमीटर ये हुआ क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज हुआ 1500। क्या बताया था, जिस डायरेक्शन में ज्यादा होता है उस डायरेक्शन में टिल्ट होती है। तो क्या लिखोगे आप, इट विल टिल्ट एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसके बाद थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, व्हाट इज द रिजल्टेंट मोमेंट। थर्ड पार्ट में रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट मोमेंट कैसे निकालते हैं। रिजल्टेंट मोमेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, बड़े वाले में छोटा वाला माइनस कर देते हैं। तो बड़ा वाला कितना है, बड़ा वाला है आपका 1500, दिख रहा है ये रहा 1500। और छोटा वाला कितना है, ये रहा 1000। 1500 - 1000 कितना आ जाएगा ये, इट विल बी 500 GF सेंटीमीटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या कहा है, हाउ कैन इट बी बैलेंस्ड बाय अनदर मास ऑफ 50 ग्राम, ठीक है। मतलब अब नेक्स्ट जो फोर्थ पार्ट है उसमें क्या बोला है कि कैसे 50 ग्राम वाले से बैलेंस की जाए। एक नया वेट है 50 ग्राम का। तो एक बार फिर से डायग्राम बना लेते हैं जरा, है ना। देखो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है, वो डायग्राम से समझ में ढंग से आ जाता है।
ये रहा आपका डायग्राम, फिर से सब ठीक है। ये डायग्राम है ना। अब ये था उसका अपना वेट, कितना था, 100 GF। ठीक है, यहाँ पर उसे बैलेंस किया हुआ था। यहाँ पर एक M, जिसकी की वैल्यू कितनी आ गई थी, ये आ गई थी 50 GF का एक ये वेट था। ये 10 सेंटीमीटर वाला मार्क था और ये 40 था, तो ये कितनी डिस्टेंस थी, 30 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितनी थी, ये डिस्टेंस थी, कितनी थी, अरे ये 50 है, ये 40 है, तो 10 सेंटीमीटर ही तो होगी। तो अभी हमने देखा कि ये जो डिस्टेंस थी 10 सेंटीमीटर थी, और इस केस में जो क्लॉकवाइज मोमेंट था वो एंटी क्लॉकवाइज से कम पड़ रहा था, ये तो देखा। तो जो कम पड़ता है उसकी साइड ऐड कर देते हैं, तो हमने माना कि हमने जो 50 GF नया वेट है वो इस पॉइंट पर, बैलेंसिंग पॉइंट के राइट में सस्पेंड करा दिया। ठीक है, तो अब उससे क्या हुआ, उससे ये हुआ कि बैलेंस हो गई मान लो। तो अब बैलेंस हो गई तो इक्विलिब्रियम में क्या हो जाता है, इन इक्विलिब्रियम फिर से क्या लगा देंगे, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगा देंगे ना। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट लगाते हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या कहता है कि एंटी क्लॉकवाइज, तो क्या होगा, 50 × 30 इज इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में दो हैं, एक तो अब ये 50 वाले की डिस्टेंस नहीं पता, तो हम डिस्टेंस जो पता नहीं होती क्या मान लेते हैं, एक्स मानते हैं ना। इसको क्या मान लिया, एक्स। समझ में आ रही है बात। तो 50 × X, एक तो ये हो गया। ठीक है, प्लस दूसरा क्या हुआ, 100 × 10, ये हो गया 1500 इज इक्वल टू 50x प्लस 1000। तो 50x इज इक्वल टू हो गया 1500 माइनस, सॉरी, 1500 माइनस 1000 आ गया, 50x इज इक्वल टू हो गया 500। तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर कहाँ से, फ्रॉम 40 सेंटीमीटर मार्क। तो 40 सेंटीमीटर वाले से 10 सेंटीमीटर टुवर्ड्स राइट अगर आप लगा रहे हो, तो इसका मतलब ये 50 भी कहाँ होना चाहिए था, इसी पॉइंट पर होना चाहिए था। तो अब इसका आंसर ये भी लिख सकते हैं, भाई 40 सेंटीमीटर वाले से राइट साइड में 10 सेंटीमीटर रोक सके आप, तो आप किधर पहुंच लगाएंगे, 50 सेंटीमीटर पे। तो आप ये भी लिख सकते हैं एट 50 सेंटीमीटर मार्क। क्लियर, कोई डाउट इसमें, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ क्या कह रहा है, इन फिगर 1.35 a uniform bar of length L meter is supported at its ends and loaded by a weight W kgf at its middle. In equilibrium, find the reaction R1 and R2. तो अब यहाँ पर देखिए जरा, समझते हैं इसे। ये एक वेट है W kgf जो कि सेंटर में लगा दिया। ठीक है, सेंटर में एक वेट लगा दिया W kgf, है ना। और उसके बाद फिर क्या किया, ये दो पॉइंट पर इसको सपोर्ट दे दी। ठीक है, तो अब क्या होना चाहिए, ये पूरी लेंथ L है अगर, तो सेंटर से ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, L/2, और ये डिस्टेंस भी कितनी होनी चाहिए, L/2। ठीक है, अच्छा अब ये देखो, ना तो ये जो आपके पास यूनिफॉर्म बार है, ना तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ना नीचे की तरफ जा रहा है, ना किसी भी डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक इक्वेशन तो इसकी बन गई R1 + R2 इज इक्वल टू W। R1 + R2 इज इक्वल टू W। ये मतलब क्या हुआ कि R1 और R2 क्या है, ये टोटल वर्टिकली अपवर्ड फोर्स, और W इज वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स। ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो अगर इन R1 ये रहा और R2, इन दोनों का रिजल्टेंट अगर W के इक्वल आ रहा है, तो दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल आउट कर देंगे। तो एक इक्वेशन तो बन गई R1 + R2 इज इक्वल टू W, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि ये रोटेट भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट और क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो जरा, ये तो हो गया R1 का तो हुआ क्लॉकवाइज, और R2 का क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये दोनों भी क्या होने चाहिए, इक्वल। तो मतलब R1 × L/2, R1 × L/2 इज शुड बी इक्वल टू R2 × L/2, ये हो जाना चाहिए।
L/2 से L/2 कैंसिल हो गया, तो R1 क्या हो गया, R2 के इक्वल हो गया। अब R1 अगर R2 के इक्वल है तो इसको आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें। तो पुटिंग इन इक्वेशन 1, अगर आप इक्वेशन 1 में R1 और R2 इक्वल पुट कर देते हैं तो क्या होगा, पुटिंग इन इक्वेशन 1 पुट कीजिए जरा, क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 की जगह भी R1 इज इक्वल टू कितना हो गया, W। तो R2R1 इज इक्वल टू W। तो यहाँ से क्या आ गया, R1 इज इक्वल टू W/2 kgf, यही तो आ गया। और अगर R1 इतना है तो R2 तो R1 के इक्वल ही था, तो R2 भी W/2 kgf। क्लियर स्टूडेंट्स? दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा न्यूमेरिकल से कैसे डील करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं तो भले ही मैं सारी न्यूमेरिकल्स करा दिए यहाँ पर, बट स्टिल यू हैव टू ट्राई न्यूमेरिकल्स योरसेल्फ एंड try to put the concept into the numericals. This is how only physics can be understood well. If you will not do this तो आपको हमेशा फिजिक्स में कुछ टफ लगता रहेगा। मतलब न्यूमेरिकल्स, मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को न्यूमेरिकल्स ही ज़्यादातर टफ लगते हैं, एंड बिकॉज ऑफ द रीजन क्योंकि वो न्यूमेरिकल्स में उतना ट्राई नहीं करते। ठीक है, न्यूमेरिकल नहीं आ रहा, ट्राई कीजिए, ट्राई एज मच एज यू कैन। नहीं आ रहा पूछिए, फिर ट्राई कीजिए, समझिए, फिर ट्राई कीजिए। डू नॉट कॉपी, अंडरस्टैंड द थिंग्स। ओके स्टूडेंट्स, चलो दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। नाउ वी विल स्टार्ट new part of this chapter, center of gravity, will start in our next lecture. Thank you students.